चाइना से जब शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात हुई तो उसमें जो उन्होंने बयान दिया, मैं आपसे चाहता हूं कि आप प्लीज उसको डिकोड करिए। गाजा युद्ध का सबसे बड़ा सवाल तो यही था ना सर कि यह युद्ध कब खत्म होगा। हाँ बिल्कुल। और उन्होंने क्या कहा बाइडन कह रहे हैं कि जब तक हमास के पास बच्चों को मारने की ताकत है तब तक यह युद्ध चलता रहेगा। इसका क्या मतलब है सर? देखिए, बाइडन का जो ये कहना है ये बिल्कुल सही है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक हमास की ताकत को हम इतना कमजोर नहीं कर देते कि वो दोबारा इजराइल के ऊपर हमला ना करे, तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे और तब तक इजराइल ये युद्ध बंद नहीं करेगा। इसका मतलब है कि वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा ध्वस्त कर दें ताकि वो इतनी बड़ी तादाद में या इतना बड़ा हमला ऑपरेट ना कर पाए। पूरी तरीके से हमास ख़त्म नहीं हो सकता क्योंकि उनकी ये एक तो आइडियोलॉजी है, दूसरे इनके लीडर बाहर बैठे हैं, तीसरी चीज़ ये है कि जैसे जैसे ये लड़ाई बढ़ेगी इनके बड़े बड़े लड़ाके जो हैं वो दाएं बाएं जाके छुप जाएंगे, दाएं बाएं के देशों में निकल जाएंगे। तो और जितना ये इनोसेंट लोग मरे हैं उससे अगर जो एक इजराइल के खिलाफ जो भावना पैदा हुई है उससे हो सकता है कि जो बच्चे हैं वो भी आगे बढ़ के हमास में रिक्रूट हो। तो बिल्कुल ख़त्म तो नहीं होगा, लेकिन उसकी ताकत को इतना कम कर दिया जाए ताकि दोबारा वो ये ना कर पाए। दूसरी बात जो है, जहाँ तक न्यूक्लियर इसका सवाल है, इसके ऊपर भी मैं एक टिप्पणी करना चाहूँगा। न्यूक्लियर इस्तेमाल कोई नहीं करेगा, ये मैं अपने को पैनलिस्ट की बात से सहमत हूँ। ठीक है। जो ये प्रोवोक किया है नेतन्याहू ने, एर्डोगन ने जी, इसका एक मकसद ये भी है कि एर्डोगन जो है वो नाटो के मेंबर हैं और अभी ये सारे के सारे देश टर्की, सऊदी अरेबिया, ये सारे के सारे चाह रहे थे कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हमें मिल जाए और इन्हें मना किया गया है कि भाई एनपीटी के दौरान आपको नहीं मिलेगी। ठीक है। तो अगर वो प्रोवोक करके किसी तरीके से इजराइल को कमिट करवा देते हैं तो ये इस बात के हकदार हो जाएंगे कि भाई ये टेक्नोलॉजी आप हमें भी दीजिए। ठीक है। सऊदी अरेबिया भी आपको याद होगा कि चाह रहा था कि टेक्नोलॉजी, गाजा की मदद का कोई यहाँ पर मकसद नहीं है कर्नल शैलेंद्र, हमास की मदद का कोई मकसद नहीं है। यहाँ गेम कुछ और ही चल रहा है। यहाँ गेम चल रहा है खुद के लिए परमाणु बम हासिल करने का। लेकिन क्या अमेरिका और या चीन या रूस जैसे सुपर पावर ऐसा कुछ होने देंगे? या फॉर इंस्टेंस मैं अगर बात करूं कि चीन और अमेरिका की मुलाकात में गाजा युद्ध की कोई उम्मीद आपको नजर आई सॉल्यूशन की, तो आपको आई क्या? नहीं, देखिए, जब हम डिप्लोमेसी की बात करेंगे तो मैं ये जरूर अप्रिशिएट करूंगा कि अगर दोनों कंट्री के प्रेसिडेंट मिल रहे हैं, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी सक्सेस है कि यस आप मिल पा रहे हैं। डिफरेंसेस हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग डिफरेंसेस हो सकते हैं, आप एक दूसरे को नाम भी बोल सकते हैं कि कोई तानाशाह बोल सकता है, कोई कुछ बोल सकता है, जबकि ऐसी डिप्लोमेसी में आपके चैनल के हिसाब से ऐसा वर्ड इस्तेमाल शायद नहीं करना चाहिए कि वो तानाशाह है और वो भी उसके सामने खड़े होकर। आई थिंक दैट इज लिटिल गोइंग बियॉन्ड द बाउंड्री, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट एट द सेम टाइम आपने एक स्ट्रैटेजिक स्टेप देखा कि यूएस के सोल्जर्स अब आपके पास इजराइल में ऑन बूट ऑन ग्राउंड आ गया। इसका मतलब है आज के बाद उन सारे न्यूक्लियर एसेट्स के आसपास किसी भी तरह का अटैक होगा तो यह माना जाएगा कि वो यूएस के ट्रुप्स के ऊपर है और वहां से यूएस सभी को डिटरेंस दे रहा है कि आप लड़ाई लड़ते रहिए, हमारे इधर नहीं आ जाइएगा। आई थिंक देयर इज अ वेरी मेजर टेक्निकल स्टेप जो कि यूएस ने बड़े स्ट्रैटेजिकली लिया है कि ट्रुप्स डिप्लॉयड हैं, अब आप इसके ऊपर अगर अटैक करते हैं मेरे ट्रुप्स के ऊपर, यह अटैक यूएस पर माना जाएगा और यूएस इसमें रिस्पॉन्ड करेगा, स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड करेगा। 27 बेसेस अगर मिडिल ईस्ट में यूएस के हैं, इंक्लूडिंग मिलिट्री ऑन ग्राउंड एज वेल एज एयरफोर्स और नेवल, ये कोई कम फोर्स नहीं है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप आपके पास मैडिटेरियन में खड़े हैं। आई थिंक कोई कंट्री आज इतनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा कि वो इस तरह की सुसाइड करने की सोचे कि अब भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक कर लो। ठीक है।